मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक और संघ के बाद कुषाण के बाद संगम काल। संगम में चेर, चोल और पांड्य वंश हुए। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। मोहन भट्ट के हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक भरद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में किया था। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग जो था ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्मों को संरक्षण दिया। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दर्शन बताया गया, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुक्कुटराम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया। दिव्यवादन के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का तुड़वा दिया। जो दिव्यवादन के अनुसार कहा गया कि अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूप बनवाया गया था, उसको तुड़वाने का काम जो किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती थी। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित बताया गया। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनों शासक मिनांडर ने आक्रमण किया। जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया था। इंडो ग्रीक मिनांडर को पुष्यमित्र ने पराजित किया था। इनकी जानकारी पुष्यमित्र जो मिनांडर को पराजित किया था, इसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग जो था मिनांडर को पराजित किया, यवन शासक मिनांडर को पराजित किया, इसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तक योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोलकिडास का दूत हेलियोडोरस आया था। भागभद्र के दरबार में एंटियोलकिडास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। हेलियोडोरस ने विदिशा के वेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। हेलियोडोरस ने विदिशा के वेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार इन्हीं के समय हुआ। इनके समय में हुआ। इनकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वसुमित्र कौनव वासुदेव ने कर दी थी। इसकी हत्या वसुमित्र कौनव वासुदेव ने की थी। कौनव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था।
थे। कण्व वंश के अंतिम शासक कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थी। देवभूति ने अपनी राजधानी विदिशा बनाया था। सांची का स्तूप का विस्तार देवभूति के समय में हुआ था। 73 ईस्वी पूर्व में कण्व वासुदेव ने कर दी थी। इसकी हत्या यानी कि देवभूत की हत्या वासुदेव ने कर दी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने किया। सातवाहन वंश 30 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईस्वी पूर्व में की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईस्वी पूर्व में की थी। सिमुक ने कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यह एक मातृतात्मक समाज वंश था क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन मिलता है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान स्थापित की थी। सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला शासक था। सातवाहन वंश का पहला शासक सातकर्णी प्रथम था। इसकी जानकारी नागरिकों के नानाघाट अभिलेख से मिलती। सातवाहन वंश के प्रथम शासक सातकर्णी था। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। गाथा सप्तशती की रचना नरेश हाल ने की थी। गाथा सप्तशती की रचना नरेश हाल ने की थी। यह प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ है। सातवाहन नरेश हाल की साहित्यकार एवं कवि थे। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि थे। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि थे। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि थे। सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। सातवाहन वंश के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। इन्होंने वृत्त कथा की रचना की थी। गुणाढ्य ने वृत्त कथा की रचना की। सातवाहन वंश के सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। वृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने वृहत कथा की रचना। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश के महत्तम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश के महत्तम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकुटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान जागीर देने का प्रथा आरंभ सातवाहनों ने किया था। ब्राह्मण को सबसे पहले भूमिदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया था। सातवाहन को पुराणों में अर्धवृत्तीय कहा गया। सातवाहनों 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 ने अमरावती व नागार्जुनकोंडा के स्तूप का निर्माण कराया। अजंता एवं एलोरा के सातवाहन नरेश के शासक दक्षिणाधिपति तथा इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया था। सातवाहनों ने अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप का निर्माण करवाया। सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुनकोंडा के स्तूपों का निर्माण करवाया। अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ। सातवाहन के वंश के शासक के दक्षिणापथी तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक सातकर्णी था। इसके सिक्कों पर जहाजों के चित्र मिलते हैं। यज्ञश्री सिक्कों पर जहाजों के चित्र मिलते हैं। यज्ञश्री सिक्कों पर जहाजों के चित्र मिलते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। इंडो-ग्रीक विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम हिंदू, यूनान, शक, पहलव, कुषाण, बैक्ट्रिया शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। बैक्ट्रिया शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंशों को दो शाखाएं थी, यूथेमेडस और यूक्रेटाइड्स। यूथेमेडस पहला यूथेमेडस दूसरा यूक्रेटाइड्स।
यूनानी वंश के दो शाखाएं थी, पहला यूथेमेडस, दूसरा यूक्रेटाइड्स। यूथेमेडस यूक्रेटाइड्स। यूथेमेडस यूक्रेटाइड। यूथेमेडस शाखा का स्थापक डेमेट्रियस थे। यूथेमेडस शाखा के संस्थापक 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 डेमेट्रियस थे। यह प्राचीन शाखा, इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। यूथेमेडस शाखा के संस्थापक डेमेट्रियस थी, इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। यूथेमेडस शाखा के संस्थापक डेमेट्रियस थी, यह प्राचीन शाखा, इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथेडेमस नामक नगर बसाया था। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथेडेमिया नामक नगर बसाया था। मिलिंदपन्ह नामक ग्रंथ में मिनांडर एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच के साथ वार्तालाप संकल्प है। यूक्रेटाइड्स का यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षण कहा गया। एशिया का संरक्षण यूक्रेटाइड को यूनानी साहित्य में एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी साहित्य में एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी साहित्य में एशिया का संरक्षण कहा गया है। यूक्रेटाइड्स को यूनानी साहित्य में एशिया का संरक्षण कहा गया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी साहित्य में एशिया का संरक्षण कहा गया है। टाइड्स को यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षण कहा गया है। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षण कहा गया। भारत में सबसे पहले सोने की सिक्का यूनानियों ने जारी की। भारत में सबसे पहले सोने की सिक्का यूनानियों ने जारी की। भारत में सबसे पहले सोने की सिक्का यूनानियों ने जारी की। सिक्के पर राजाओं के चित्र तथा लेखन की परिपाटी यूनानियों ने शुरू की थी। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला परिचित किया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली के रूप लिया। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनानी की ऋणी रहेगा। गार्गी संहिता के अनुसार भारतीय ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनानी का ऋणी रहेगा। सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। भारतीय नाट्य कला का मतलब भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा। भारतीय नाट्य कला का मतलब होता है भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच पर्दे को यवनिका कहा जाता है। यूनानियों ने भारतीय मसालों से भी परिचित हुए। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था।